तो आज का चैप्टर रहेगा द्रव्यमान केंद्र, ठीक है ना बुक में। छोटा सा चैप्टर है, चलो है बुक में, टेंशन वाली बात नहीं। तो घर्षण खत्म हो गया था, ठीक है ना। तो अगला चैप्टर हमारा है द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? कोई सिस्टम, कोई निकाय या किसी वस्तु का वह बिंदु होता है, किसी वस्तु में या किसी निकाय में स्थित वह बिंदु होता है जो उसकी गति को अभिलक्षणित करता हो और उसका संपूर्ण द्रव्यमान उस बिंदु पर स्थित हो। तो उस बिंदु को हम पूरे निकाय का या किसी पदार्थ का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। समझ में आई बात? कि किसी निकाय या किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जो उसकी गति को अभिलक्षणित करता है। यानी कि जो बिंदु, अगर कोई वो बिंदु जो रहेगा, वो जो गति करेगा वो पूरे निकाय की गति को क्या करेगा? वो अभिलक्षणित करेगा। वो बिंदु क्या कहलाएगा? द्रव्यमान केंद्र। और वो बिंदु यानी कि जो द्रव्यमान केंद्र है उसमें पूरे निकाय का द्रव्यमान निहित रहेगा। तो ऐसे बिंदु को हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। और ये द्रव्यमान केंद्र जो होता है ये द्रव्यमान के बाहर भी हो सकता है और द्रव्यमान के अंदर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो सिस्टम या वो द्रव्यमान किस आकार में है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है कि उसके गति को अभिलक्षणित करता है। यानी कि वो बिंदु जो रहेगा, वो जो बिंदु की गति रहेगी वो पूरे द्रव्यमान की गति रहेगी, वही अभिलक्षणित करेगा। और वो उस बिंदु पर उसके पूरे द्रव्यमान का केंद्र यानी कि पूरा द्रव्यमान जो होगा उस बिंदु पर क्या रहेगा? निहित रहेगा। तो ऐसे बिंदु को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। समझ में आई बात? और ये द्रव्यमान केंद्र जो होता है ये वस्तु के बाहर भी हो सकता है और वस्तु के अंदर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वस्तु किस आकार में है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो पहले हेडिंग डालना, चैप्टर भी रहेगा द्रव्यमान केंद्र और हेडिंग डालना द्रव्यमान केंद्र। हो गई हेडिंग? किसी निकाय का वह बिंदु, किसी निकाय का वह बिंदु जो संपूर्ण निकाय की गति को अभिलक्षणित करता हो, गति को अभिलक्षणित करता हो तथा जिस पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। हो गया? तो द्रव्यमान केंद्र क्या है? किसी वस्तु के अंदर या बाहर, किसी निकाय के अंदर या बाहर एक ऐसा बिंदु है जो उसकी गति को अभिलक्षणित करता हो और संपूर्ण द्रव्यमान उसमें केंद्रित हो। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। दो कंडीशन हमें ध्यान देना है कि उसकी गति को क्या करेगा? ये अभिलक्षणित करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो बिंदु है वो जिस प्रकार गति करेगा वो पूरा निकाय भी उसी प्रकार गति करेगा। ये उसका अभिलक्षणिक हो गया। और दूसरी बात क्या है कि संपूर्ण द्रव्यमान उस बिंदु पर क्या रहेगा? केंद्रित रहेगा। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। और ये वस्तु के बाहर भी हो सकता है, वस्तु के अंदर भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है?
द्रव्यमान या निकाय के आकार पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात? तो निकाय क्या मालूम होता है? मालूम है निकाय क्या होता है? नहीं मालूम है। जैसे मान लो कि कोई भी सब्जेक्ट है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, ठीक, उससे जो 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 चीज़ रिलेटेड है आपकी, वो पूरा जो ऑब्जेक्ट यानी जो पूरा द्रव्यमान, पूरी वस्तुएं हैं, उन सबको मिला करके जो बनता है उसी को हम निकाय या सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे अब यहाँ पे सिस्टम क्या है? सिस्टम हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारे लिए क्या क्या चाहिए? हमें रहना जरूरी है, बोर्ड को रहना जरूरी है, चाक रहना जरूरी है, आप लोगों को रहना जरूरी है। तो ये पूरा क्या है? एक सिस्टम या निकाय है। समझ में आ गई बात ना? तो जैसे मान लो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर भी एक सिस्टम है। तो कंप्यूटर में क्या होता है? CPU है, मॉनिटर है, माउस है, ये सब क्या है? पूरा अलग अलग वस्तुएं हैं और उन सबको मिला करके कोई काम किया जा रहा है, तो उस पूरे वस्तुओं को मिला कर हम क्या कहेंगे? निकाय या सिस्टम कहेंगे। समझ में आ गई बात ना? तो किसी निकाय या सिस्टम का वह बिंदु होता है द्रव्यमान केंद्र जो उसकी गति को अभिलक्षणित करता हो और संपूर्ण द्रव्यमान क्या हो? उसमें निहित हो। तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो अब लिखना उसके नीचे, नियमित आकृति की वस्तुओं में, नियमित आकृति की वस्तुओं में द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर वस्तु सममित रहती है। वस्तु सममित रहती है, जबकि अनियमित आकार की वस्तुओं में, जबकि अनियमित आकार की वस्तुओं में द्रव्यमान केंद्र द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। द्रव्यमान केंद्र द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे मान लो ये सममित आकृति, ये आपकी रॉड है एक, समझ लो। अब इसका जो द्रव्यमान केंद्र रहेगा ये एकदम इसके बीच में रहेगा और सभी चारों तरफ जो है द्रव्यमान जो बटे रहेंगे बराबर बराबर। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें जो अनियमित आकृति का है, ठीक है, उसका ना तो कोई आकार फिक्स है ना कोई कुछ भी आकृति फिक्स है, तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र रहेगा वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा कि वो द्रव्यमान किधर अधिक है किधर कम है, इस पर निर्भर करता है। और अगर एक फिक्स आकृति है जैसे आयत हो गया या आपका क्यूब हो गया, ये सब जो है ये नियमित आकृति है, तो इसके केंद्र में वो उसका क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र होगा, ठीक है। अब नोट पॉइंट लिखना, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वस्तु के भीतर पृष्ठ पर, वस्तु के भीतर कामा पृष्ठ पर अथवा वस्तु के बाहर हो सकती है, अथवा वस्तु के बाहर हो सकती है। हो गया? तो द्रव्यमान केंद्र समझ में आ गया एकदम से ना? इसकी मूल जो कंडीशन है दो याद रखनी है। पहली क्या है कि जो द्रव्यमान केंद्र होता है ये क्या होता है? उसकी गति को अभिलक्षणित करता है, और दूसरी बात क्या है? संपूर्ण द्रव्यमान उसमें केंद्रित या निहित होता है। तो हम क्या कहेंगे? उसको द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। और द्रव्यमान केंद्र जो है, जो नियमित आकृति की वस्तुएं हैं उसमें बीच में पाया जाएगा, लेकिन जो अनियमित आकृति की वस्तुएं हैं उसमें वो द्रव्यमान के हिसाब से वो सेट हो जाएगा। और तीसरी बात क्या कहें हम कि जो द्रव्यमान केंद्र होता है ये वस्तु में भी हो सकता है, उसके पृष्ठ पर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी हो सकता है। इतनी बात बता दी हम ना, और याद भी हो गई ना? चलो अब हेडिंग डालना, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति,
इस चित्र को आप लोग बनाते रहना। स्थिति सदिश के बारे में आप लोग को बताए थे ना, याद है? याद तो नहीं होगा। ये है आपका R1 और ये इसको छोड़ ही देते हैं। M1 M2 M3 सिर्फ रखना, ज़्यादा मत रखो। M1 हो गया, M2 R2 और ये हो गया R3। और हाँ, एक मिटा दो कोई फ़र्क नहीं, आप लिख भी सकते हो, थोड़ा चित्र स्पष्ट बन जाएगा इससे, और कोई बात नहीं। बन गया? हो गया ना? अब देखो यहाँ पे कोई द्रव्यमान या कोई निकाय है, ठीक ना? कोई निकाय है जिसमें 3 द्रव्यमान है, M1 M2 और M3 के 3 द्रव्यमान हैं। और अगर ये निकाय है तो इसका कोई द्रव्यमान केंद्र होगा कि नहीं होगा? अब इस द्रव्यमान केंद्र को हम क्या मान ले रहे हैं? C मान ले रहे हैं। और यहाँ पे M1 द्रव्यमान है, M2 द्रव्यमान और M3 द्रव्यमान कैसे सजे हुए हैं यहाँ पे। और इसके बीच में कहीं पे क्या है? आपका द्रव्यमान केंद्र। इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? C से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मूल बिंदु है, ये हम x अक्ष और y अक्ष खींच दिए हैं, और यहाँ इसका क्या कहलाता है? ये मूल बिंदु कहलाता है ना, ठीक है? ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। अब यहाँ से इसकी स्थिति सदिश R1 है, M1 द्रव्यमान की R1 है, और M2 द्रव्यमान की R2 है, और M3 द्रव्यमान की R3 है। तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, स्थिति सदिश क्या होती है कि मान लो कि हमारे पास कोई बिंदु दिया हुआ है, ठीक है? कोई बिंदु दिया हुआ कहीं पर भी स्पेस में कहीं पर दिया हुआ है, और हम एक मूल बिंदु मान ले रहे हैं। अब उस मूल बिंदु से उसकी स्थिति क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्थिति सदिश कहते हैं। यानी कि इस बिंदु से इसकी क्या स्थिति है? स्थिति मतलब किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो ये बिंदु क्या कहलाता है? स्थिति सदिश कहलाता है। तो यहाँ पे जो M1 द्रव्यमान के लिए है, M1 द्रव्यमान की स्थिति सदिश क्या माने हम? वेक्टर ऑफ R1 मान लिए या R1 मान लिए। समझ में आई बात ना? तो R1 क्या क्या बता रहा है कि मूल बिंदु से इसकी स्थिति क्या है, M1 द्रव्यमान की स्थिति क्या है। तो क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है? किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो ये क्या बताता है? आपका स्थिति सदिश बताता है। समझ में आ गई बात ना? तो यहाँ पे आपका मूल बिंदु O से जो आपके M1 द्रव्यमान है, इसकी स्थिति सदिश क्या है? R1 है, और M2 द्रव्यमान की R2 है, और M3 द्रव्यमान की R3 है। समझ में आ गई बात ना? तो R1 R2 R3 क्या है? आपकी स्थिति सदिश हैं। समझ में आ गई बात ना? तो अब इसमें लिख लेना, आप लोग हेडिंग डाल देना, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। तो हेडिंग डाले हो ना? तो लिखना माना एक निकाय n कणों से मिलकर बना है। माना एक निकाय n कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1 M2 M3
जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 डॉट डॉट mn है। तथा कणों की मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्या है r1 r2 r3 डॉट डॉट rn है। लिख लो। हो गया। अब लिखना, माना निकाय का द्रव्यमान केंद्र C, माना निकाय का द्रव्यमान केंद्र C पर है। माना निकाय का द्रव्यमान केंद्र बिंदु C पर है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R है। स्थिति सदिश R है। स्थिति सदिश R है। हो गया। अब देखो, अगर स्थिति सदिश R है तो R बराबर क्या होगा ये हम पता कर लेते हैं। तो R बराबर होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डॉट डॉट mn rn अपान होता है m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट mn। समझ में आई बात? देखो यहाँ पे मात्रक देखो एक रहे, ये क्या r दूरी स्थिति सदिश दूरी है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसका मात्रक देखें तो आपका ये m1 है और यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, यानी m से कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पे? r बचा सिर्फ ना, यानी कि ये भी स्थिति सदिश है और क्या ये भी क्या है? स्थिति सदिश का जोड़ है। यानी कि कई जो छोटे छोटे द्रव्यमान मान लिए हैं उनकी स्थिति सदिश का ये जोड़ है और ये क्या है उसका रिजल्टेंट है। समझ में आ गई बात ना। तो ये आपका क्या है वेक्टर r, यानी कि जो r की स्थिति सदिश है, यानी r बराबर अगर ऐसे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा। क्या इस पर द्रव्यमान पर भी ऐसा तीर लगाएंगे हम? क्यों नहीं लगाएंगे? हाँ ठीक है। तो इसको लिख लो आप लोग और इसको एक सिग्मा रूप में हम लिख दे रहे हैं। सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n और m1 r1 अपान m। जहाँ m बराबर होता है m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट mn। हो गया। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं। इतना आवाज करते हैं। देखो ये आपका वेक्टर आर क्या है? वेक्टर आर क्या है? सी की स्थिति सदिश है। सी की क्या है? स्थिति सदिश, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष। ठीक ना, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष सी की क्या है? ये स्थिति सदिश है वेक्टर आर। समझ में आ गई बात ना। अब यहाँ पे आर बराबर क्या हमें मिला है? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डॉट डॉट mn rn। यहाँ पे n कड़ होंगे तो n मान लेंगे, अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट mn। समझ में आ गई बात ना। अब देखो ये फार्मूला यही है, दोनों एक ही है। इसको कैसे पढ़ते हैं? वेक्टर आर इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n
m1 वेक्टर r1 बाई कैपिटल m। समझ में आई बात? इसको कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर r इक्वल टू या स्थिति सदिश r इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n m1 r1 अपान कैपिटल m। ये r इक्वल I इक्वल टू क्या बताता है? देखो I इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है। समझ में आ गई बात ना? तो I क्या बता रहा है? कहाँ से स्टार्ट हुआ, और n क्या बता रहा है? कहाँ तक गया है। समझ में आ गई बात ना? तो I क्या बताता है और n क्या बता रहा है? कहाँ तक गया है। तो ये I सिग्मा I इक्वल टू n टू n m वेक्टर r1 अपान कैपिटल M। ये भी क्या है? एक आपका द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश वेक्टर r। समझ में आ गई बात ना? तो याद भी हो गया होगा, ठीक है। और m क्या है यहाँ पे? m1 प्लस m2 प्लस m3 mn है। समझ में आ गई बात ना? तो अब एक नोट पॉइंट और लिखना, यदि निकाय का द्रव्यमान केंद्र ये भी लग रहा है ना मेला एक जो है आलू कवर ले रहे हैं मेला। क्या खाई थी तुम, क्या खाई थी? चलो तो नोट लिख लिया आप लोग? लिखना, यदि निकाय का द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है। लिख लियो इतना? लिख लो। यदि निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे हो? मूल बिंदु पर हो। तो अच्छा ये बताओ, अगर ये C यहाँ पे चला आ जाए तो R 0 नहीं हो जाएगा? अगर C घूम करके यहाँ पे आ जाए तो R रह जाएगा? कैपिटल R रहेगा? नहीं, R क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? यानी कि R बराबर 0 हो गया तो यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा। सो होगा कि नहीं होगा फार्मूले से? ठीक है, तब देखते हैं यहाँ पे क्या जो है नई सूचना हमें मिलती है। तो अगर R बराबर 0 हो जाए तब क्या होगा? देखो यहाँ पे बोलो इसको क्या पढ़ेंगे? बोलो आप लोग। अपान देखो ये हम जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, ये पूरे इसके लिए नहीं है ये, ठीक है ना? ये ऐसे रहेगा, ये ऐसा रखेंगे ना तो ये हो जाएगा m। और ये किसके बराबर हो गया? अब 0 के बराबर हो गया। तो 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा ना। तो हमारा क्या बचा? देखो सिग्मा I इक्वल टू 1 to n m1 वेक्टर r1 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे? देखो सिग्मा I इक्वल टू 1 to n m1 वेक्टर r1 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया कैलकुलेशन आया है। अब देखो आघूर्ण क्या होता है? जैसे बल आघूर्ण आप लोग सुने हो, लेकिन सिर्फ आघूर्ण मालूम है? नहीं मालूम है तो हम बता रहे हैं। आघूर्ण क्या होता है? कोई आपके पास, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हो, बल हो गया, ठीक, द्रव्यमान हो गया, दाब हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी किसी बिंदु से वो मतलब वो क्वांटिटी हो गई और उसकी किसी बिंदु से दूरी, ठीक है, किसी बिंदु से दूरी का गुणनफल आघूर्ण कहलाता है। जैसे बल होता है, ठीक है, और बल मान लो यहाँ से कुछ दूरी पर लग रहा है, तो बल और कितनी दूरी पर लग रहा है? ये दूरी, तो बल गुणे ये दूरी क्या कहलाती है? बल आघूर्ण कहलाती है। ठीक, तो आघूर्ण सिर्फ बात करें, आघूर्ण क्या होता है? तो कोई भी क्वांटिटी हो और उस क्वांटिटी से जहाँ पर वो लग रही है उसकी दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? आघूर्ण कहलाता है। किसी क्वांटिटी और उसकी दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? आघूर्ण कहलाता है। कोई भी क्वांटिटी और वो कितनी दूरी पर है इसका गुणनफल क्या कहलाता है? आघूर्ण कहलाता है। समझ में आ गई बात ना? तो इससे बहुत से आघूर्ण आ जाएंगे। बल आघूर्ण आ जाता है,
आपका इंटर में जाओगे द्विध्रुव आघूर्ण आता है, बहुत से आघूर्ण आएंगे, समझ में आ गई बात ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो R1 है, R1 का गुणा किसके साथ हो रहा है? यम1 द्रव्यमान के साथ। क्या द्रव्यमान क्वांटिटी है कि नहीं है? एक क्वांटिटी है, तो किसी क्वांटिटी और उससे दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? आघूर्ण कहलाता है। यानी और यम1 R1 और ये क्या है देखो, I इक्वल टू 1 to n, यम1 R1 इक्वल टू क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या है कि जो यम1 R1, अगर हम सिर्फ यम1 R1 की बात करें, मान लो एक द्रव्यमान है और एक द्रव्यमान की दूरी r है, तो यम r हुआ, तो यम r क्या है? एक आघूर्ण है। इसी तरह इसके पास कितने हैं? यन द्रव्यमान है। कितने द्रव्यमान है? यन द्रव्यमान है। तो यन द्रव्यमानों का तो ये सिग्मा क्या होता है? जोड़ ही तो है। देखो यहाँ पे जो जोड़ लिखे थे ना, जोड़ ही तो है ना अपना। जो सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है? जोड़ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके द्रव्यमान है, इनके सभी द्रव्यमानों के जितने कण हैं, जो अपने निकाय है, इसमें जितने कण हैं, सभी कणों के द्रव्यमानों के आघूर्णों का योग क्या है? 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा ना। हम क्या मान रहे हैं? जो आपका r क्या है? 0 है। समझ में आई बात ना। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि जितने अपने निकाय जो हैं, निकाय में बहुत से कण हैं और बहुत से कण के बहुत से द्रव्यमान, यानी यन कण हैं और यन कण जो है यम1 यम2 यम3 यमन, इनसे सभी के क्या हैं? द्रव्यमान हैं। और उनकी स्थिति सदिश क्या है? R1 R2 R3 Rn है। तो कोई क्वांटिटी द्रव्यमान हो गई और उसकी स्थिति सदिश R1 हो गई, यानी कि R1 या R हो गई, तो उनका गुणनफल क्या होता है? आघूर्ण होता है। तो यहाँ पे कई द्रव्यमान हैं और कई स्थिति सदिश हैं और सभी के आघूर्णों का योगफल क्या आ रहा है यहाँ पे? 0। ये सिग्मा क्या बताता है? जोड़। सिग्मा क्या बताता है? जोड़ बताता है। अब अगर हम पुराने जो एग्जाम्पल लिखवाए थे उससे हम देखें, जो पुराना फार्मूला लिखवाए थे, वहाँ पे क्या था देखो, यम1 R1 प्लस यम2 R2 प्लस यम3 R3, और यहाँ पे तो वाला 0 हो जाएगा उधर ना। तो यहाँ पे देखो यमन Rn इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये पुराना फार्मूला, इससे ना समझ में आया, इससे देखो। तो ये क्या है? ये पहले द्रव्यमान पहले कण के लिए आघूर्ण है, ये दूसरे कण का आघूर्ण है, ये तीसरे कण का आघूर्ण है। ऐसे बहुत से कण हैं, सभी के क्या हैं? ये आघूर्ण हैं। और सभी आघूर्णों का योग क्या है? 0 है। सभी आघूर्णों का योग क्या है? 0 है। समझ में आ गई बात ना। तो ये होता है आपका, अगर जो है द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे हो? मूल बिंदु पर है, तो सभी निकाय के सभी कणों के आघूर्णों का योग क्या होता है? 0 होता है। अगर निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे हो? मूल बिंदु पर हो, तो सभी आघूर्णों का योग क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? ठीक है ना। तो ये आप लोग इसको भी लिख लो। लो भाई, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखो आपकी मर्जी। ये ना लिख करके आप हम ऐसे लिखते हैं, सिग्मा MI RI इक्वल टू 0, यानी कि I इक्वल टू 1 to n ना लिख करके हम क्या लिख दे रहे हैं? MI RI इक्वल टू क्या है? 0 है। आप चाहे जो भी याद कर लो। ये वाला नहीं, ये नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये तो आप लोग लिखिए। हो गया? चलो, इसके नीचे एक पॉइंट लिख लेना, द्रव्यमान केंद्र के परितः, वही बात हम जो रटा दिए आपको, द्रव्यमान केंद्र के परितः निकाय के कणों के आघूर्णों का योग क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। समझ में आ गई बात? आघूर्ण क्या होता है?
क्वांटिटी और दूरी का योग। दूरी का हो या स्थिति सदिश का, तो सबसे अच्छा रहेगा क्वांटिटी और उसकी स्थिति सदिश, ठीक है ना। क्वांटिटी और उसकी स्थिति सदिश का गुणनफल क्या कहलाता है? आगुण। वो अगर बल है तो बल आगुण हो गया, और कोई क्वांटिटी तो उसके हिसाब से उसका नाम रख देंगे। समझ में आ गई बात ना? तो क्वांटिटी और उसकी स्थिति सदिश का गुणनफल क्या कहलाता है? आगुण कहलाता है। चलो अभी बाकी है भारत माता की